हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कर रहे थे उसी में ही है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ऊपर और एक क्वेश्चन कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इसका सिग्निफिकेंस बताए। तो जो सिग्निफिकेंस है कि जो ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमें क्यों चाहिए और क्यों हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को अप्लाई करें, इसके बारे में हम बताएं, इसको डिस्कस करके बताना चाहिए। तो देखो, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अगर हम कोई भी डिस्प्यूट के ऊपर पीरियड ऑफ लिमिटेशन ना लगाते हैं तो क्या होता है कि एक अनलिमिटेड समय से कोई भी डिस्प्यूट चल सकता है और इसके लिए समाज में जो पीस ऑफ सोसाइटी है, हमारे जो सोसाइटी के पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है और कन्फ्यूजन भी लोगों में पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमको क्या है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन को लाना पड़ा, लेकिन इसको और भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें जो आम लोग हैं उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ना आ जाए, इसके लिए हमको नेशन की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको जो ग्रोथ है, इसको हम सही ढंग से लागू रखें, इसके लिए भी हमें ज़रूरत था एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन का। देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि द लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट। लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें क्या देता है? एक टाइम लिमिट देता है जिसके अंदर लीगल एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड। उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, इंश्योरिंग दैट द क्लेम्स आर परस्यूड डिलीजेंटली एंड प्रिवेंटिंग अनड्यू हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट। तो जो डिफेंडेंट है उसके प्रति आपका जो हार्डशिप है, मतलब आप हार्डशिप कॉज ना कर पाए, इसके लिए आपके पास रहेगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सपोज कि एक हमारे पास लैंड डिस्प्यूट है, आप हो ए और हम है बी, तो यहाँ पे आप हो प्लेंटिफ एंड हम है डिफेंडेंट। तो हमने ये लैंड को परचेस किया, हमने इसके ऊपर एक घर बना लिया और हम अब इस पे रह रहे हैं और हम यहाँ पे 10 साल से रहना चालू किया और फिर हम यहाँ पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, उसी से हमारा घर चल रहा है। लेकिन आपको अभी ना 40 साल बाद आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको लगा है कि ये जो टाइटल आपने हमें सेल किया था इस लैंड का, इसमें आपको कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, आपको लगता है कि ये सही नहीं था, ये टाइटल हमें नहीं दिया जाना चाहिए था। तो अभी आप 30 साल बाद आप कोर्ट में जा रहे हो, तो ये मेरे लिए कितना गलत होगा कि मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करने लगा, मेरा घर वर सब बन गया और अभी आप जा रहे हो और इतने साल बाद अभी मेरे बच्चे लोग क्या करेंगे? उनके पास तो मेरे टाइम पे, मतलब ये बी के टाइम पे, डिफेंडेंट के टाइम पे क्या हो रहा था उसको तो नहीं मालूम होगा। शायद ये बी अभी गुजर गया हो लेकिन ये अभी जिंदा हो। तो इसी हर्डशिप से बचाने के लिए तो आपका जो एविडेंस है वो शायद खो जाए। इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव कर सके कि इस डिस्प्यूट को वो ओन करते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाए। अब आप जा रहे हो कोर्ट में, तो इसी से बचाने के लिए डिफेंडेंट को आपको क्या कर दिया गया? सपोज कि आपको एक 10 ईयर्स का टाइम दे दिया गया। देखो, अगर आपको इस कॉज टाइटल को लेके कोई भी समस्या है, आप 10 ईयर्स के अंदर सूट फाइल करो। लेकिन जब 10 ईयर्स खत्म हो जाता है तब आप कोर्ट में जाके कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो बी यहाँ पे बैठ गया है, अपना बिजनेस जमा लिया है। तो ऐसा ही है बात। अब देखो, बहुत सारे लीगल मैगजीन यूज़ होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ लीगल मैगजीन हम देखेंगे। एक है कि इंट्रेंस रिपब्लिका उडसित फिनिश लिटियम। इसके मतलब है कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, इसको किसके लिए दिया गया है? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट अ पीरियड शुड बी पुट टू लिटिगेशन। नहीं तो हमारे स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो खराब हो जाएगा। हाईलाइटिंग दैट नेसेसिटी, फाइनलिटी एंड लिटिगेशन इन लीगल डिस्प्यूट। जो भी लीगल डिस्प्यूट है उसमें हम क्या करें? फाइनलिटी लाए, नहीं तो हम कैसे जिएंगे? कन्फ्यूजन में तो नहीं जी सकते कि हम इस लैंड में अपना घर बसा लिया, पता नहीं कुछ दिन बाद हमें इस लैंड से उठा दिया जाएगा, कुछ साल बाद कौन क्या कर देगा। ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं जिया जा सकता। इसीलिए क्या है कि हम इस लिमिटेशन को लगाते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर ओन राइट और डिस्प्यूट द राइट ऑफ अदर्स। एक तो ये क्या करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, उनका जो खुद का राइट है और किसी और का राइट भी है, इस दोनों के ऊपर ये लिमिटेशन लगा देता है आफ्टर एन अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम। मतलब कि अगर एक अनरीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है, कि जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 30 साल हो गया, तो ऐसे आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसलिए आपको एक अनरीजनेबल टाइम के जो ये डिस्प्यूट है उसको रीजनेबल टाइम के अंदर कंट्रोल किया गया है। मतलब कि आपको एक टाइम लिमिट बता दिया गया है, इसी टाइम में अगर आप जाते हो तो आपका डिस्प्यूट का समाधान हो सकता है। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज है इतनी लिमिटेड टाइम में ना जाने का, वो भी देखा जाएगा, वो भी कंसिडर किया जाएगा। देयर बाई स्टेबलाइजिंग द ओनरशिप एंड एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। पहला क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पहला है एनकरेजेस प्रॉम्प्ट लीगल एक्शन। मतलब तुरंत ही आप एक्शन ले लो, नहीं तो क्या होता है कि जो एविडेंस है वो खो जाने की चांसेस होता है। कोई अगर एविडेंस ऐसा है कि कोई आदमी का याददाश्त खो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, तो सब बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि आप प्रॉम्प्ट एक्शन लो। इस जो स्थिति को बनाने के लिए ये लिमिटेशन एक्ट लाया गया। दूसरा है कि इट्स प्रिवेंट इनजस्टिस। प्रिवेंट्स करता है क्या? इनजस्टिस को, ड्यू टू डिले। ये डिले के लिए जो भी इनजस्टिस कॉज हो सकता है, इससे बचाने के लिए हमको क्या करता है? ओवर टाइम क्रूशियल एविडेंस में भी लॉस्ट, मेमोरी फेड
और विटनेसेस में बी बिकम अनेबल लीडिंग टू अनफेयर जजमेंट्स इफ ओल्ड डिस्प्यूट्स आर रिवाइव्ड। अगर कोई भी पुराना एक ऐसा केस लाया गया जिसमें वो इंसान जो है वो खुद मतलब मेमोरी लॉस हो गया या फिर वो मर गया या फिर एविडेंस खो गया, तो अगर एविडेंस खो जाए इससे अगर किसी और को बेनिफिट मिल जाए जजमेंट में, तो एक तरीके से क्या हो जाता है कि इनजस्टिस होता है ना। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी। जो क्या करता है, लीगल सर्टेनिटी को प्रोवाइड करता है, हमें क्या देता है कि प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी। 3 नंबर पॉइंट क्या है कि प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी, ब्रिंग्स फाइनलिटी टू लिटिगेशन जो भी आपका मामला है उसको फाइनलिटी देता है, अलाउइंग इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू प्लान देयर अफेयर्स विदाउट द फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड लिटिगेशन लीगल क्लेम्स। सो यहाँ पे हमें डर नहीं रहता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई लीगल क्लेम आ जाएगा फ्यूचर में। और चौथा पॉइंट जो है कि इनहेंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय प्रिवेंटिंग ओल्ड क्लेम्स, ये जो पुराना क्लेम्स है इसको प्रिवेंट करके फ्रॉम रीसर्फेसिंग, इट फॉस्टर्स कॉन्फिडेंस इन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स। तो जो कमर्शियल जो बिजनेसमैन है वो उनका जो प्रॉपर्टी डीलिंग है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ये अच्छी तरीके से चलता रहता है। अदरवाइज कोई भी ना लिटिगेशन करके कोई भी सूट फाइल करके किसी का भी बिजनेस को हार्म करने के लिए 10 साल बाद 15 साल बाद कोई भी अनरीजनेबल टाइम के बाद जाके शूट फाइल कर सकता है। इसलिए भी लिमिटेशन दिया गया ताकि इस प्रोसेस को सोसाइटी में ये तरह तरह की जो प्रोसेसेस है ये ठीक से चलता रहे, कोई भी जाके किसी भी तरीके से इसको प्रिवेंट ना कर पाए। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि प्रिवेंट्स vexatious litigation. It acts as a safeguard against frivolous and malicious lawsuits filed long after the occurrence of an event. Occurrence of an event मतलब बोल रहा है कि cause of action. Cause of action arise हुआ और आप जा रहे हो सदियों के बाद, आप जा रहे हो एक युग के बाद अपना डिस्प्यूट लेके कोर्ट में, तो इन सब को भी प्रिवेंट करने के लिए इस लिमिटेशन एक्ट को लाया गया। उसके बाद देखो बहुत सारा जो लीगल मैक्सिम है उनमें से कई एक लीगल मैक्सिम यहाँ पे हम इस आंसर में यूज़ कर सकते हैं। एक है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सबवेनिएंट। तो इसमें क्या बोलते हैं कि द लॉ असिस्ट दोस, किसको असिस्ट करते हैं, जो कि आर विजिलेंट एंड नॉट दोस हु स्लीप ओवर देयर राइट। आप अपने राइट के ऊपर सोते रहे, आपको पता नहीं राइट चला गया, और आप जब जागते हैं तब आपके पास टाइम नहीं रहता, आपका लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है। तो इन जैसा लोग जो है इनको ये क्या करता है, इसी लिमिटेशन के माध्यम से इनको आउट कर देता है लिटिगेशन या कोई भी रेमेडीज लेने से। उसके बाद होता है दूसरा मैक्सिम है एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिचुर एक्शियो। नो राइट ऑफ एक्शन अराइजेस फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्ट, डिले इन असर्टेनिंग राइट्स में समटाइम्स इंडिकेट मेलाफाइड इंटेंट। तो क्या है कि एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिचुर एक्शियो के मतलब होता है कि नो राइट ऑफ एक्शन अराइज, आपके पास कोई भी राइट ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा कोई भी फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल एक्ट से। डिले इन असर्टेनिंग राइट्स में समटाइम्स इंडिकेट मतलब कि अगर आप खुद से डिले कर रहे हो आपके जो राइट है उसको एक्वायर करने में, तो इसमें समझ में आता है कि शायद आपकी तरफ से कोई फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल कोई चीज़ हुआ होगा तभी जाके आप इतना डिले कर रहे हो। नहीं तो अगर आपका राइट अगर ख़त्म हो रहा है कहीं पे तो आप पहले ही जाओगे ना कोर्ट के पास एक्शन लेने के लिए, और अगर आप वैसे ही आप ऐसे डिले करते हो तो इससे आपका फ्रॉडुलेंट या फिर अनलॉफुल एक्ट भी प्रूव हो सकता है, इसलिए भी लिमिटेशन एक्ट को लागू करते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 लेज डाउन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर फाइलिंग वेरियस टाइप ऑफ केसेस इंश्योरिंग प्रेडिक्टेबिलिटी इन द लीगल प्रोसेस, हाउएवर सर्टेन एक्सेप्शन आर देयर। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, जैसे कि देखो सेक्शन 25, 27 ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 25 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, जो क्या बोलता है कि ये टाइम बाउंड डेट रिमेन्स अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर ए फ्रेश प्रॉमिस टू पे। Thus, even if the remedy through a suit is lost, the debtor can voluntarily repay it. मतलब कि आपके जो लिमिटेशन एक्ट है ये क्या करता है कि आपके जो रेमेडी है उसको ख़त्म कर देते हैं अगर आप लिमिटेशन के बाद कोई भी चीज़ एक्वायर करने के लिए जाते हो, लेकिन आपके जो राइट्स है उसको कभी ख़त्म नहीं करते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि आपके पास सपोज़ कि आपके पास राइट है, आप किसी ने आपसे पैसा लिया है, लेकिन आपने एक टाइम लिमिट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस डेट के अंदर आपको देना है, वो आदमी ने आपको पे नहीं किया और आपका कॉज ऑफ एक्शन उसी डेट से अराइज होता है जिस डेट को आपने फिक्स किया था जब कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो सपोज़ कि आपने दिसंबर मंथ 2024 में आपने कोई ऐसे डेट रिकवरी का डेट रखा था, लेकिन वो क्या करता है नहीं देता है। अब आपके पास 3 मंथ का टाइम दिया गया है कि आप मार्च तक 2025 के आप इसमें सूट फाइल कर सकते हो वो डेट रिकवरी करने के लिए, लेकिन आप नहीं करते हो। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, आपका रेमेडी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो पैसा आपने दिया था उस पैसे को वापस पाने का जो राइट है वो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन उस राइट को अगर आप
मतलब एक्शन में बदलना चाहते हो कि मेरा राइट है उससे मेरा पैसा वापस लेना, वो वाला राइट आपके पास से ख़त्म हो गया है। राइट नहीं सॉरी, रेमेडी ख़त्म हो गया है कि आप उस पैसे को वापस लाने के लिए जो लीगल एक्शन लो, वो जो लीगल एक्शन लेने की आपके पास जो रेमेडी था वो ख़त्म हो गया है। तो आप, लेकिन आपके पास जो राइट बचा है कि वो मेरा पैसा है, मुझे वापस अगर किसी भी दिन मिलता है, सपोज़ कि मेरा जो लीगल एक्शन लेने का जो रेमेडी का टाइम है, लिमिटेशन, वो ख़त्म हो गया, 3 मंथ्स था, उसके अंदर वो नहीं दिया, लेकिन चौथा मंथ में वो आके आपको वापस करता है वो पैसा, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि अरे मेरा तो लिमिटेशन ख़त्म हो गया, वो पैसा आप रख लो, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे, आप तो ले लोगे वो पैसा। तो यही बोल रहा है कि रेमेडी तो ख़त्म हो सकता है लेकिन आपका जो राइट है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। देन सेक्शन 27 में क्या बोलते हैं, लिमिटेशन एक्ट का ही ये 27 है, जहाँ पे बोलते हैं कि अनलाइक मोस्ट केसेस वेयर ओनली द रेमेडी इज बार्ड, इन केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी द राइट इटसेल्फ गेट्स एग्जॉस्टेड एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स। तो हम ये तो जानते हैं कि लिमिटेशन में हमारा रेमेडी बार हो जाता है लेकिन राइट हमारा सही रहता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन आ गया, वो है सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जहाँ पे बोलता है इस सेक्शन में आपका राइट भी खत्म हो जाता है और आपका रेमेडी दोनों खत्म हो जाता है। कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। लेकिन बाकी के सेक्शन में आपका रेमेडी खत्म होता है बट राइट आपका लागू रहता है तब भी। पर सेक्शन 27 में जहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, उसमें क्या होता है कि जब आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होता है जिसमें आपका रेमेडी खत्म होता है, उसके साथ आपका राइट्स भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद अब हम इसमें कंक्लूजन लिख के इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखे, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट मेन टू extinguish just claims but to ensure that legal dispute are settled within a reasonable time frame। तो हम चाहते हैं कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर ये जो लीगल डिस्प्यूट है ये खत्म हो जाए। बैलेंसिंग द राइट ऑफ क्लेमेंट, जो क्लेमेंट है उनका राइट भी बचे और जो डिफेंडेंट है उनको भी इसके लिए कोई भी कॉन्सिक्वेंस एक्स्ट्रा भुगतना ना पड़े। इट प्रोमोट्स एफिशिएंसी, डिस्करेजेस नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस को डिस्करेज करता है और एफिशिएंसी को प्रोमोट करते हैं। अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस बाय प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट फ्रॉम सटल क्लेम्स दैट कुड डिसरप्ट सेटल्ड एक्सपेक्टेशंस। तो ये खत्म हो जाता है। कंक्लूजन में आप कुछ भी अपने से लिख सकते हो, यही कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं, आप अपने से भी अपने दिमाग लगा के ये जो आंसर लिखा उसके कंक्लूजन आप लिख के इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हो। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को हम जल्दी से इस चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जो भी जुडिशरी हो या कॉलेज में लॉ कर रहे हो उन सारे दोस्तों के बीच में इस जो सेशन है, इस जो वीडियो सीरीज जो वीडियो है इसको शेयर कर दो, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही।